Hello dear students, welcome in this 30th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed about profit and loss account and balance sheet and learned that profit and loss account is a key financial statement which represent an organization's income and expenditure of a particular period. While balance sheet is a financial statement that provides a snapshot of what a company owns or owes. यानी ये जो बैलेंस शीट है वो एक स्नैपशॉट हमें प्रोवाइड करता है कंपनी का अपना क्या है और कंपनी ने क्या कुछ लाइबिलिटीज के तौर पर डेब्ट के तौर पर उधार लिया है. So let us start with learning outcome of this session. So after this session, a student will be able to define direct taxes and indirect taxes, distinguish between direct taxes and indirect taxes, and list the sources of direct taxes and indirect taxes, define service taxes, explain service tax, and explain excise duty. तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू टैक्स. ऊपर जो मैंने बताया वो सारी एबिलिटीज इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपके अंदर आ जाएगी. इन चीज ये एक्टिविटी करने की एक्टिविटी आपके अंदर आ जाएगी ये लेक्चर खत्म होने के. ओके, so let us start with introduction to tax. So before we talk about different taxes, it is important to know what is tax. Tax क्या है? So tax is legally compulsory payment levied by government on persons or companies to meet the expenditure incurred on conferring common benefits upon the people of a country. यानी कि जो कर है वह एक अनिवार्य भुगतान है, कंपल्सरी पेमेंट है, जो किसी देश के लोगों को समान लाभ प्रदान करने के और समान लाभ प्रदान करने पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाता है. वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, पीपल हैं, कंपनी है, उनके ऊपर लगाकर उसकी भरपाई की जाती है. ओके, टैक्स इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट. और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का इनकम का प्राइमरी स्रोत है. इट इज कंपल्सरी financial charge imposed upon taxpayer, an individual or a legal entity by governmental organization in order to various public expenditure such as road, schools, healthcare institutes, etc. यानी कि टैक्स जो है सरकार के इनकम का एक मुख्य स्रोत है और यह कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति पर लगाई जाती है ताकि वेरियस जो है एक्सपेंडिचर को, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, चाहे रोड बनाना हुआ, स्कूल बनाना है, हेल्थ है, मेडिकल फैसिलिटी, उसको फुलफिल किया जा सके. ओके, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि टैक्स इज ए कंपल्सरी लेवी इम्पोज्ड ऑन इकोनॉमिक यूनिट्स बाय गवर्नमेंट. Taxes are generally divided into direct tax or indirect tax. Okay, direct tax are those which are levied directly on entity meant to bear the burden. यानी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हो जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या एंटिटी पर लगाया जाता है और उसी को उस टैक्स का बर्डन भरना. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस the tax burden is shifted from where they are initially imposed. ओके, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पे हम लगाए वो उसको नहीं भरता बल्कि वो शिफ्ट कर देता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है उस वस्तु का उस पे. लेकिन डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगता है या जिस कंपनी जिस एंटिटी पर लगता है उसी को उसको फुलफिल करना होता है. इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आर इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स. ओके, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्साइज ड्यूटी. अब एक्साइज ड्यूटी क्या है? तो एक्साइज ड्यूटी रेफर्स टू एन इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन. ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इसमें से ऑप्शन दे देगा कौन इनडायरेक्ट टैक्स है. तो एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है. ये एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकता है. इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरर
sale or use of certain types of goods and products. That is, the tax imposed by government on the manufacturer or producer of the production of some item is called excise duty. यानी एक्साइज ड्यूटी उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा किसी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर पर उसके प्रोडक्शन पर लगाया जाता है, जो भी आइटम वो प्रोड्यूस करता है। द लायबिलिटी टू पे एक्साइज ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उसका ये लायबिलिटीज होती है कि वह टैक्स को पे करे। दिस इज नॉर्मली एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इज, जैसे आप देखिएगा कि लिखता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज। दवा लीजिए चाहे कोई वस्तु लीजिए तो उसका प्राइस दीजिए, प्राइस लिखता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेज एंड इज कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम बायर्स ऑफ गुड्स। So therefore it is called indirect tax. This duty is not termed as sale VAT. There are three types of parties who can be considered as manufacturer. तो ये चीज है कि इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके प्राइस में ही इंक्लूड है। तो दोज हु पर्सनली मैन्युफैक्चर गुड्स, ओके, वो इसके मैन्युफैक्चरर। दोज हु गेट गुड्स मैन्युफैक्चर बाय एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर, जो मजदूर रख के हायर किया हुआ मजदूर से उसका प्रोडक्शन करा रहा है। एंड दोज हु गेट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर पार्टीज। For example, we explain with the help of example that excise duty on production of sugar is an indirect tax because manufacturer of sugar includes excise duty in price and pass it to buyers. जो बायर्स हैं, जो इसको खरीदने वाले हैं, यदि मान लेते हैं कि किसी का एक्साइज ड्यूटी लग जाती है आपको किस पे, शुगर पे, तो जो मैन्युफैक्चरर, जो उसका प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा कि इसको प्राइस में ऐड करके इस एक्साइज ड्यूटी को, और बायर जो लास्ट कंज्यूमर है उस चीनी का, उस पर ट्रांसफर कर देगा। तो अल्टीमेटली इट इज द कंज्यूमर ऑन होम इंसिडेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑफ शुगर फॉल्स। तो देखें कि जो इंसिडेंस है, जो भार है कर का, वो देखे तो रियली किस पे गया, तो कंज्यूमर पर। दे विल पे हायर प्राइस ऑफ शुगर देन बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। जब टैक्स नहीं लगा था उससे ज़्यादा प्राइस अब उसे देनी पड़ती है टैक्स लगने के बाद। तो इन अदर order to attract excise duty liability, the following four conditions must be fulfilled. So first condition, duty is on goods. Goods must be exciseable. Goods must be manufactured or produced, and such manufacture or production must be in India. तो ये चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। Note, excise duty can only be levied on those items which are manufactured in India, but excluding goods produced or manufactured in SEZ, that is a special economic zone. यदि वो वस्तु का प्रोडक्शन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुआ है, देन वो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। एक्साइज लेवी कैनॉट बी इम्पोर्टेड गुड्स, यदि कोई आयातित किया हुआ बाहर से मंगाया गया तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी देखते हैं। तो इन केस ऑफ non small scale industries, that is the normal SSH, excise duty is payable monthly, and for SSI and availing exemption based on turnover, it is payable quarterly. यदि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके लिए इसको क्वार्टरली 3 महीने पर पे कीजिए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है उसके लिए मंथली रहता है। The duty on the goods removed from factory or the warehouse during the month shall be paid by the 15th of flowing month, 5th of flowing month, हर महीना के 5 तारीख तक उसको पे करना है। बट इन केस ऑफ नॉन SSI and by
सॉरी, इन केस ऑफ नॉन एसएसआई 5 तक आप पे कर सकते हैं। एंड बाय 15th फॉर एसएसआई, यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो 15 तक आप पे कीजिए, यदि नॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो 5 तक पेमेंट करना है, 5 तारीख तक हर महीना। इन केस ऑफ डिलेड payment, interest should also be deposited at the rate of 13% per month or 1000 per day for the period of delayed after 5th or 15th, whichever is applicable, जो भी हो। तो ये ध्यान रखना है कि टैक्स में किसी प्रकार का लेट लतीफ ना हो। तो लेट्स अज्यूम दैट प्राइस ऑफ, एग्जांपल के तौर पे इसको मान लेते हैं कि यदि किसी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपये है, when transaction take place without send VAT, he purchase from A 110 रुपये में, 10% एक्साइज ड्यूटीज इस पे लगा हुआ है। आफ्टर एडिशन ऑफ वैल्यू 40, सब टोटल 150 हो गया, ही पेज 10% टैक्स एंड दैट इज 15 रुपया, देन टोटल इज 165। तो एक कमोडिटी की जो प्राइस हो गई ये सारे एडिशन के बाद 165 हुआ। ओके, अब हम देखते हैं एग्जम्पशन ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी से क्यों कौन कौन बाहर है, किनको उसका पेमेंट नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सेंट्रल एक्साइज रूल्स ग्रांटेड एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड एक्सेप्ट एक्सपोर्ट टू नेपाल और भूटान। यदि किसी बॉन्ड्स के तहत उसको एक्सपोर्ट किया गया है तो मुक्त रहेगा। Similarly, goods manufactured in a special economic zone are not exciseable, ये छूट है स्टेज का, and hence no excise duty can be levied on goods manufactured in stage. Generally, 16% excise duties and 2% cess on it are imposed on most goods. But government can fix different tariff value for different classes of goods and goods manufactured by different classes or sold to different classes of buyer. तो इस पे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपना कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है। अब वैल्यू फॉर एक्साइज ड्यूटीज का क्या होगा, उसका वैल्यू सॉरी वैल्यूएशन कैसे होता है। तो स्पेसिफिक ड्यूटी, सपोज इट इज ड्यूटी पेएबल ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन यूनिट, ड्यूटी ऑन सिगरेट, जैसे मतलब मान लेते हैं कि उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के उसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। तो इज लेंथ बेसिस, जैसे यदि सिगरेट को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो इसमें लेंथ बेसिस पर लगता है, शुगर पर क्विंटल बेसिस पर लगता है ना। देन माचिसेस की बात करें तो हाँ पर 100 बॉक्सेज, मार्बल स्लैब्स ना, और टाइल्स पर देखें तो पर स्क्वायर ना, पर स्क्वायर और मीटर बेसिस। और कलर टीवी की बात करें तो स्क्रीन साइज इन सेंटीमीटर। तो इफ एमआरपी इज नॉट रिटन ऑन द कार्टून, टीवी के केस में इसमें लगेगा एमआरपी कार्टून पर नहीं लिखा हुआ है तो पर इंच साइज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंट सिचुएशन में वैरिज करती है और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के प्रकार पे। अब अपेंडिक्स ऑन देखते हैं, एक्साइज ड्यूटी पर कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज ए फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, licensing and sale, an indirect tax paid to government of India by producers of goods। कि जो एक्साइज ड्यूटी है ये सीख चुके हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, एक्साइज ड्यूटी इज ऑपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज अप्लाइड टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली inside the country, while custom is levied on coming from outside the country। तो ध्यान रखिएगा, कस्टम एक्साइज में कंफ्यूज होता है, तो कस्टम जो आउटसाइड कंट्री से बाहर इंपोर्टेड करके आता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, जो अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही बनती है उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। एट द सेंट्रल लेवल एक्साइज ड्यूटी अर्लियर यूज्ड टू बी लेविड बाय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, additional excise duty, etc. However, the goods and services tax introduction in July 2017 subsumed
many types of excise duty, and today excise duty applies only on petroleum and liquor, दारू शराब दारू। तो इन चीज़ों पर आज जो है कि एक्साइज ड्यूटी अब जीएसटी आ जाने के बाद नहीं रहा, और सिर्फ दो चीज़ों पर, एक पेट्रोलियम और दूसरा लिक्वर जो शराब है, ये स्टेट के लिस्ट में है और इस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक ना। और बाकी सब जो है जीएसटी के अंदर चला गया। एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स levied at levied at the time of removal of goods, while GST is levied on सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज के आपूर्ति पर लगाया जाता है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्साइज ड्यूटीज है वो जब गुड्स का रिमूवल होता है, गुड्स जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उस पर लगाई जाती है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अल्कोहल डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। कोई भी अल्कोहल जो मादक पदार्थ हैं वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, एज एक्सक्लूजन मैंडेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। स्टेट लेवी टैक्सेज ऑन अल्कोहल अकॉर्डिंग टू सेम प्रैक्टिस एज वाज प्रिविलेंट बिफोर द रोल आउट ऑफ जीएसटी। जीएसटी से पहले जो था वही है इसमें, अल्कोहल में और पेट्रोलियम में। आफ्टर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, excise duty was replaced by central GST because excise was levied by central government. The revenue generated from CGST goes to central government. इसलिए जो भी आय सेंट्रल जीएसटी से होता है वो कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया बिफोर जीएसटी। जीएसटी आने से पहले जो है वो एक्साइज ड्यूटी टाइप क्या थे। बेसिक एक्साइज ड्यूटी। बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेन वैट। दिस कैटेगरी of excise duty was levied on goods that were classified under the first schedule of Central Excise Tariff Act 1985. This duty was levied under the section 31A of Central Excise Act 1944. This duty applied all goods except salt. Okay? अब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी दूसरा है। तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड ऑन गुड्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस अंडर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट 1957। This duty was levied on some special categories of goods like sugar, tobacco, cotton fabrics, rayon, artificial silk fabric, etc. Additional excise duty. And third is a special excise duty. So this type of excise duty was levied on a special goods classified under second schedule of Central Excise Tariff Act 1985. तो ये टाइप था एक्साइज ड्यूटी का। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्विस टैक्स। बड़ा महत्वपूर्ण है इंट्रोडक्शन टू सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स इज ए टैक्स levied on services rendered by persons, and the responsibility of tax payment is on the service provider. ये जो है कि जो सर्विस प्राप्त करता है उससे टैक्स ये वसूल करता है। जैसे आपने मोबाइल का सर्विस लिया तो आप देखते हैं सर्विस चार्ज कट जाता है, 10 रुपया का रिचार्ज कराइए तो आपके पास 7 रुपये आते हैं, 3 रुपये सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेसमैन, प्रोफेशनल और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये भी है, ये ध्यान रखिए, सर्विस टैक्स भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ से MCQ आ सकता है। सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ध्यान रखिए कि सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन किसने किया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए थे इन हिज बजट 1994-95, 1994-95 में। इट वाज इनिशियली लेविड ऑन 3 सर्विसेज। यहाँ ध्यान रखिए 3 सर्विसेज कौन कौन थे, तो टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकिंग।
The rate of tax was paid at modest of 5%. It was increased from 5% to 8% in 2003, and it was revised to 10% with effect from September 2004. Okay, so through the tax was paid by service provider, but it was recovered from customer. बोले ना, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तो पे किया जाता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस के साथ में टैक्स अलग से ले लेता है, लेकिन पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो दायित्व होता है, उसका उसी का होता है, इसका सर्विस प्रोवाइडर का। हु बॉट और अवेल्ड ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, बट इट वाज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से ही ये रिकवर किया जाता है जो कि सर्विस ले रहा है, ठीक ना। इट वाज सेंट मोर रिसेंटली एट 15% फ्रॉम transaction that occurred on or after June 1st, 2016. But it was replaced by goods and service tax, that is GST, in July 2017, which subsumed the various types of indirect taxes. ये भी गया, एक्साइज ड्यूटी गया, सर्विस टैक्स भी गया। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, लॉजिंग बोथ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, गेस्ट हाउसेज एंड अदर amenities were included under the tax. Going by regulation, the tax was levied on companies as well as individual service providers. While companies paid it on the basis of accrual, individual paid the tax via cash. However, it was paid only if the total value of service provided by an entity exceeded 1 million in given financial year. ओके, तो ये चीज़ें कह रहा है कि ये इट वाज पेड ओनली, यदि तभी होगा जब ये 1 मिलियन से ज़्यादा होगा किसी फाइनेंशियल ईयर में। तो द टैक्स इनवॉइसिंग वुड बी हैव फ्लोइंग, क्या होगा, तो जो इनवॉइस होगा उसके पास उसमें सीरियल नंबर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विस रिसीवर होगा, देन नेम एंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होगा, classification, description as well as taxable services, value of service that is rendered, payable service tax amount to be mentioned on invoice, ये सारी चीजें इसमें मेंशन। अब abolition of service tax, तो सर्विस टैक्स was abolished with the rollout of GST 1 जुलाई 2017। ध्यान रखना, यहाँ से भी पूछ सकता है GST कब इम्प्लीमेंट हुआ था, आया था, तो उसके आने से ही GST से ये खत्म हो गया। एज न्यू टैक्स subsumed service tax in addition to money and other indirect taxes, सॉरी many other indirect taxes, यानी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये अपने में ही समाहित कर लिया। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सर्विस टैक्स इज ए टैक्स ऑन सर्विस प्रोवाइडेड, ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन रिकवर द टैक्स फ्रॉम सर्विस रिसीवर, ठीक है, सर्विस रिसीवर से वो टैक्स को रिकवर करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस टैक्स इज बॉर्डनिंग द टैक्स बेस, टैक्स बेस को और बढ़ाना इसका उद्देश्य। ऑगमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एंड लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के आर्थिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो, ये इसका उद्देश्य। सर्विस टैक्स इज अप्लीकेबल टू होल इंडिया, पूरे देश में लागू अप्लीकेबल है। रेट ऑफ सर्विस टैक्स इज 12% फॉर ऑल सर्विसेज प्लस एजुकेशन सेस 2%, and secondary and higher secondary education सेस at the rate of 1%, effectively the tax rate shall be 12.36%। तो ये सारी चीजें है। करेंट रेट ऑफ सर्विस टैक्स इज 15%, ओके, इंक्लूडिंग कृषि कल्याण सेस 0.5%, उसको जोड़ते हुए इतना है।
अब सर्विस लायबल टू सर्विस टैक्स, कौन कौन से जो सर्विसेज हैं वो सर्विस टैक्स लगाने के योग्य है, लायबल है। तो ऑल सर्विसेज आर लायबल टू सर्विस टैक्स एक्सेप्ट, अब जो दिया गया है उनको छोड़कर, एक्टिविटीज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड in definition of service, services covered under the negative list, services covered under the mega exemption notification, services provided outside taxable territory, services received by a unit located in said object to condition। तो ये सारी चीज इससे बाहर है। अब निगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के निगेटिव लिस्ट क्या है तो उनका देख लेते हैं। 17 लिस्ट इसमें है कैटेगरीज में, देयर आर 17 कैटेगरी 17 कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज विच आर नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, service in relation to an aircraft or a vessels inside or outside the fringe of port or an airport, transport of goods or passengers, support service, etc. Service provided by RBI, services provided by foreign diplomatic mission located in India, services relating to agriculture, trading of goods, commissioning agents on clearing agent, okay। Then any trading of goods हो गया, any process amounting to manufacture or production of goods, selling of a space or time slot of advertisement other than advertisement broadcast by radio or television on payment of toll charges, इन सारी चीज़ों पे लगता है। कुछ और है जो 17 है उसको देख लेते हैं, हालांकि ये पूछता नहीं है, अब थोड़ा सीख लीजिए ना। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, एडमिशन टू इंटरटेनमेंट इवेंट्स, एक्सेस टू म्यूजमेंट्स फैसिलिटीज, transmission or distribution of electricity by an electricity transmission and distribution utility, a few of services relating to education, service by way of renting of residential dwelling for use of residents, then a few financial services like deposit, loans, advance, foreign currency sale or purchase by banks or authorized dealers, service of transportation of passenger with or without luggage, okay, or service by way of transportation of goods, okay। Then service, sorry, that is the फ्यूनरल सर्विस, जैसे कि फ्यूनरल सर्विस का कहने का मतलब जो शव यात्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती। अब इसी के साथ मैं ये इस व्याख्यान का अंत करता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में 30th लेक्चर में जो हम लोग क्या लर्न किए, तो इसमें लर्न किए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स किन किन लोगों को लगाया जाता है, किस तरीके से इसकी उगाही की जाती है। उसके बाद हम लोग लर्न किए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन कौन चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। देन सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स एज इनडायरेक्ट टैक्स का क्या क्या स्रोत हैं उसको लर्न किए। उसके बाद हम लोग लर्न किए सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, ओके। सर्विस टैक्स क्या होता है और एक्साइज ड्यूटीज क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इनकम टैक्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।